नमस्कार, मैं हूं गौरव और हमारे देश में दो मुद्दे ऐसे हैं जिसपे सबसे ज्यादा चर्चा आम लोग करना चाहते हैं। जी हां, एजुकेशन एंड हेल्थ। हेल्थ के बारे में फिर किसी दिन बात करेंगे, लेकिन एजुकेशन पे आज हम चर्चा करेंगे। बहुत से लोगों के जहन में ये बात आती है कि प्राइवेट स्कूल जो हैं वो अपनी मनमानी करते हैं। प्राइवेट स्कूल्स बेधड़क लोगों से पैसे ले रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स पे बहुत सारे इल्जाम्स भी हैं। तो इन्हीं पे आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनके पास प्राइवेट स्कूल्स का रिमोट कंट्रोल है। जी हाँ, नीसा के अध्यक्ष हैं। इनसे बात करेंगे। नीसा के बारे में थोड़ा सा आपको पहले बता देता हूं कि ये प्राइवेट और स्कूल्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ये उनके अध्यक्ष हैं और ये इनके प्रेसिडेंट हैं। इनसे हम बात करेंगे। और सबसे पहले कुलभूषण शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। क्या कहना चाहेंगे प्राइवेट स्कूल वर्सेस आम लोग? देखिए, ये एक परसेप्शन या एक नैरेटिव बना दिया गया है कि प्राइवेट स्कूल वर्सेस आम लोग। हाँ, जबकि आम लोगों ने ही प्राइवेट स्कूल को चुना हुआ है। प्राइवेट स्कूलों का जो अस्तित्व है वो आम लोगों की वजह से है। हम किसी भी पेरेंट को फोर्स नहीं कर सकते, किसी बच्चे को जबरदस्ती अपने स्कूल में नहीं ला सकते। तो ये जो बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं ये पेरेंट की चॉइस है। पेरेंट हमें पसंद करता है इसलिए वो प्राइवेट स्कूल में आता है। तो वर्सेस कहना मैं कहता हूं बहुत उचित शब्द नहीं होगा। पेरेंट्स एंड प्राइवेट स्कूल अगर कहा जाए तो शायद ये चर्चा बहुत सार्थक होगी। और नहीं, चर्चा तो सार्थक होगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि हमेशा मतलब लोगों के जहन में ये रहता है कि प्राइवेट स्कूल्स वाले जो हैं वो लूटते बहुत है? मतलब आम लोगों की भाषा बोले, एक लेमैन की अगर लैंग्वेज में बात किया जाए तो वो कहते हैं कि ये लूट फटूट बहुत है। मतलब जो फीस है वो ओवर प्राइजेस है, बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब ओवर प्राइजेस के तौर पर ली जाती हैं। क्या कहेंगे? गौरव जी, जहां तक हरियाणा की बात है, जहां पर हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, कभी भी जो फीस फिक्स होती है, फीस फिक्स करने का अधिकार सरकार के पास होता है। और देखिए, अगर ये इल्जाम आते हैं और सरकार खामोश रहती है तो इसका मतलब क्या है कि सरकार चाहती है कि अभिभावक और प्राइवेट स्कूल में झगड़ा हो, जो कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। ये शिक्षा के मंदिर हैं और ये उन्हीं पेरेंट्स के शिक्षा के मंदिर हैं जिनके बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं। अगर उनके बारे में इस तरह की धारणा, गलत धारणा बनती है या बनाई जा रही है तो गवर्नमेंट को बीच में आके कहना चाहिए कि ये जो फीस फिक्स हुई है ये सरकार की मध्यस्थता से हुई है। सरकार इसमें इन्वॉल्व है, किसी ने अपनी मर्जी से फीस नहीं रखी है। आपको क्या लगता है, मतलब सरकार ने फिक्स किया कि फलां स्कूल की इतनी फीस होगी, इस ब्रांड स्कूल की इतनी फीस होगी, इस आम स्कूल की इतनी फीस होगी, ऐसा कुछ है? देखिए, दो मेथड है फीस करने का। जब कोई स्कूल मान्यता लेता है तो अपनी फीस सरकार को बताता है। उसमें उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स की सैलरी, सारी चीजों को वो मेंशन करता है। उसके बाद उसको परमिशन, रिकॉग्निशन उसी आधार पे मिलती है। यानी कि एक तरह से सरकार से वो स्कूल फिक्स हो गई, यानी सरकार ने वो स्कूल फिक्स कर दी। अब दूसरा है कि पेरेंट्स उस पे कैसे सहमत होता है। किसी ने एक स्कूल खोला और उसने कहा कि मेरी फीस 1000 रुपया है, 1500 है, 2000, वट एवर में जी। उसके बाद वो किसी को फोर्स तो नहीं कर रहा ना कि आप मेरे स्कूल आइए। चॉइस पेरेंट्स के पास है। उसके पास डिफरेंट टाइप के स्कूल पूरे शहर में हैं। उसके पास 1000 रुपए की फीस वाला स्कूल भी है, 800 वाला भी है, 1500 वाला भी है, 2000 वाला भी है, 3000 वाला भी है। और जो गवर्नमेंट स्कूल तथा कथित जिनको कहा जाता है फ्री, जबकि वो फ्री नहीं है, वो भी ऑप्शन उसके पास है। यदि उस ऑप्शन को पेरेंट खुद सिलेक्ट करता है, अपनी सहमति प्रदान करता है, जब वो अपनी एडमिशन बच्चे की कराता है तो उसको पूरा फीस स्ट्रक्चर बताया जाता है, वो अपनी फीस जमा करता है। इसका मतलब उसकी भी सहमति होगी। एक तरफ से सरकार की सहमति, दूसरी तरफ से अभिभावक की सहमति। तो दोनों की सहमति के बाद प्राइवेट स्कूल का संचालन होता है और फी तय होती है। नहीं, वो बात आपकी झगड़ा कहां पर? आई एम नॉट सेइंग दिस, मैं ये बात नहीं कह रहा। मेरा कहने का मतलब ये है, कुछ लोग हैं जो अपने बच्चे को अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, मतलब एक ब्रांड स्कूल में। बट वो अब सिस्टम ऐसा है, और प्राइवेट स्कूल्स का भी सिस्टम ऐसा है, ब्रांड स्कूल्स का भी सिस्टम ऐसा है कि वहां पे आम बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता। देखिए, अगर हम सरकारी स्कूल को, चलो मैं साइड पर रख देता हूं, सरकारी स्कूल के बारे में ना तो मैं आज बात करने के मूड में हूं क्योंकि आप प्राइवेट स्कूल के अध्यक्ष हैं, तो मैं उनके ऊपर ही बात, चर्चा का विषय रखना चाहता हूं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आपने एक ब्रांड शब्द इस्तेमाल किया। जी। अगर आप बाजार में जाते हैं और आप कहते हैं मुझे ब्रांड की शर्ट चाहिए, जी बिल्कुल, मुझे ब्रांड का जूता चाहिए, मुझे ब्रांड की टाई चाहिए, कोई भी चीज आप ब्रांड, आप कहते हैं ब्रांडेड होटल में जाऊंगा, 5 स्टार होटल में, तो उसकी कॉस्ट तो उसको ज्यादा पे करनी होगी। लेकिन मार्केट में पेरेंट तब कह सकता है, वो सरकार पे भी दोष तब लगा सकता है या स्कूल्स पे भी दोष तब लगा सकता है, और वो कहे जी एक ही ब्रांड अवेलेबल है,
मोनोपोली है, दूसरे ब्रांड ही नहीं है, दूसरे ऑप्शन ही नहीं है, दूसरे तरह के अफोर्डेबल सस्ते स्कूल नहीं है, हर तरह का स्कूल वहां पर है। अगर वो ब्रांड को चूज करता है तो ब्रांड की अगर वो कीमत देता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? अभिभावक खुद है, स्कूल जिम्मेदार नहीं। आपको नहीं लगता कि ब्रांड स्कूल ओवर प्राइस्ड है? मैं कहता हूं शायद नहीं है, शायद नहीं है। हाँ, मैं उसका भी आपको स्पष्टीकरण देता हूँ। ज्यादातर ब्रांडेड स्कूल जैसे आप गुड़गांव, फरीदाबाद या कहीं पर भी आप देखेंगे, पानीपत, बड़े बड़े करनाल शहर में, ये प्राइम सिटी की लोकेशन पे होते हैं। और वहां पे अगर आप लैंड की प्राइस देखेंगे तो वो एक एक स्कूल 100-100 करोड़, 50-50 करोड़ और 100-100 करोड़ के करीब जो है इन्वेस्टमेंट है। आज ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि कोई लैंड जो है दान में दे रहा है। आज कोई 1 इंच जगह दान में नहीं देता, क्योंकि जमीनें बहुत कॉस्टली हो चुकी हैं। तो जब उसकी इन्वेस्टमेंट ही बहुत ज्यादा होगी तो उसकी फीस ऑटोमेटिक हाई होगी। ये सारा इन्वेस्टमेंट क्या है कि आपका कितना इन्वेस्ट किया है। पर मुझे लगता है कि 10 एक स्कूल में स्कूल अपनी इन्वेस्टमेंट तो निकाल ही लेता होगा। क्या कहते हैं? देखिए, जिनके स्कूल बहुत पुराने हैं, उनके बारे में आप ये कह सकते हैं, जैसे मैं अपने शहर के स्कूलों के नाम तो नहीं लूंगा, बहुत सारे को लीज के ऊपर लैंड मिली हुई है, सोसाइटी से पुरानी या गवर्नमेंट्स की लैंड भी मिली है। उनकी कहानी को अगर छोड़ दे, जो व्यक्ति आज की डेट पे स्कूल स्टार्ट करता है वो 20 साल भी अपनी कॉस्ट नहीं निकाल सकता। क्या लगता है, प्राइवेट स्कूल एक माफिया है? देखिए, प्राइवेट स्कूलों को जब माफिया कहने की बात आती है तो एक बार हमारे एक अधिकारी ने बात कही कि सरकारी शिक्षकों के ऊपर उसने कटाक्ष किया, हमें अच्छा नहीं लगा। और मैंने एक जगह पर कोट भी किया, उसने कहा कि सरकारी शिक्षक धरती पे बोझ है। और दूसरी तरफ जैसे आपने कहा, कुछ ने और भी कहा कि जो प्राइवेट स्कूल है वो माफिया है। तो मैंने कहा, एक तरफ धरती पे बोझ, दूसरे तरफ माफिया, अब बच्चा कहाँ जाएगा? कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए, उन्होंने जो माफिया में मैं आपको और एक बात कहना चाहूंगा, दूसरी तरफ गवर्नमेंट ये स्कीम्स लाती है कि प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल्स को गोद ले ले, अडॉप्ट करें। आपने सुना होगा कई बार, तो उनको अडॉप्ट करें, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करें। क्या माफिया को गोद देना चाहिए? नहीं, मैं ये अगर प्राइवेट स्कूल माफिया है, कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को किसी माफिया को गोद थोड़ी देंगे। वो तो किसी अच्छे सात्विक व्यक्ति को कहेंगे, उनके सानिध्य में बच्चा। तो आपका मानना है कि प्राइवेट स्कूल सात्विक हैं? मैं कहता हूँ बिल्कुल सात्विक है, बिल्कुल सात्विक। दूसरा, तो ये क्या कारण है कि आपके प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और उनकी जो प्राइवेट कैंटीन्स हैं, वहां पे ये पैकेटेबल चीजें क्यों मिलती हैं? सात्विक है तो खाना भी सात्विक होना चाहिए। आखिर ये चीजें क्यों, ये चिप्स एंड ऑल, ये चीजें क्यों मिल रही हैं वहां पे? देखिए, जो आजकल का ट्रेंड है, स्कूल इसकी फेवर में नहीं है। तो स्कूल को बंद करना चाहिए। मैक्सिमम स्कूल्स में अगर आप जिन स्कूलों की बात कर रहे हैं वो चंद 1 या 2% नहीं, ये मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई स्कूल नहीं है जिसमें रिसेस में बच्चों को, या फिर एक टाइम फिक्स है, मतलब इस क्लास के बच्चे इस दिन जाएंगे, इस टाइम पे जाएंगे, इस क्लास के बच्चे इस टाइम पे जाएंगे। कैंटीन्स हैं, और आपको ये भी बता दूं कि मोटे पैसे लेकर उनको वो कैंटीन्स अलॉट की गई हैं। तीसरी बात आपको ये बता दूं कि उनमें हमेशा खाने के लिए पैकेट वाली चीजें हैं, जिसके बारे में अलग अलग तरह से रील्स भी आपने देखी होंगी। आजकल तो मेडिकल टर्म्स इतने बढ़ गए हैं कि बच्चों को ये चीजें देनी ही नहीं चाहिए। तो स्कूल्स में ये सब क्यों है? ये बंद नहीं हो सकता? बिल्कुल, अगर गलत तरीके का फूड जो बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, उसको कभी भी प्रोत्साहित ना करना चाहिए, ना किया जाना चाहिए। आप एज अ प्रेसिडेंट आपने ये कदम क्यों नहीं उठाया? देखिए, हमारे बहुत सारे स्कूल है जो मैं तो कम से कम 10,000 स्कूल्स को मैंने विजिट किया, तो मैंने कैंटीन्स ऐसे नहीं देखी। ये कुछ स्कूल हैं, चंद स्कूल होंगे, और जैसे स्कूल्स के आप स्ट्रक्चर में जाएं तो 3 से 4% स्कूल ऐसे हैं, क्योंकि 4% के करीब लोग इनकम टैक्स पेयर हैं। और वो इनकम टैक्स पेयर भी सारे जो है, इतनी उनकी इनकम नहीं है कि वो बहुत हाई एंड स्कूल से पढ़ाएं। वो 2 से 3% के बीच में स्कूल हैं जिनकी बात अगर आप कर रहे हो। और वहां भी आज पेरेंट्स बहुत कॉन्शियस है, मैं आपको बताऊं, मदर, पेरेंट्स, ग्रैंड मदर सारे इतने कॉन्शियस हैं कि बच्चे के फूड को लेकर भी कॉन्शियस हैं कि बच्चे को क्या खाना चाहिए। तो इस पे पेरेंट्स बहुत जागरूक है। स्कूल भी ऐसा कोई भी काम करने की फेवर में नहीं। अब वो समय नहीं है ऐसा कि आप बच्चों को कुछ भी दो और बच्चे खा लेंगे या पेरेंट ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे। अगर पेरेंट्स को अपने बच्चे की हेल्थ के लिए वो न्यूट्रिशियस नहीं लगता तो पेरेंट उस पर ऑब्जेक्ट करते हैं। नहीं, मेरा बस कहने का इतना सा मसला है, इतनी सी बात है कि क्या वो कैंटीन्स बंद होनी चाहिए या नहीं, बस। देखिए, कैंटीन जो है बंद किसी भी चीज का हल नहीं होता।
या फिर लेकिन उसको कैंटीन उसमें में वो क्या चीजें ना मिले। कैंटीन में क्या प्रोडक्ट्स होने चाहिए, क्या आइटम्स होने हाँ, चाहिए, ये हो सकता है इस पे मतलब। चर्चा हो सकती है कि वहां पर दूध हो, ऐसी न्यूट्रिशियस चीज हो जो हाँ। बच्चों के लिए हेल्दी हो। और इस पे सरकार ने भी काम किया, मैंने भी 1-2 मीटिंग्स अटेंड किए हैं कि कैंटीन में फूड कौन सा होना चाहिए। इससे मैं आपकी सहमत हूँ कि बच्चों के लिए वो फूड होना चाहिए, जंक फूड नहीं होना चाहिए। हम बिल्कुल खुली एक बात कह रहे हैं, और अगर स्कूल संचालक भी सुने, उनको भी ये ख्याल रखना चाहिए, अगर कोई ऐसी गलती करता है उसको इसको दूर करना चाहिए। बच्चे की हेल्थ से कहीं पर भी समझौता नहीं होना चाहिए, खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आई एम टोटली एग्री विद यू। चलो एक चीज और, अब इसी मुद्दे पे एक और बात कर लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट मोबाइल? मोबाइल क्या सेहत के लिए अच्छा है हमारा ज्यादा देखना? देखिए, मोबाइल तो उसकी स्क्रीन टाइम जितना भी आप उसमें डालोगे, उसका आईज पे फर्क पड़ता है, उससे उसको बच्चे की बोन्स पे फर्क पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों पे फर्क पड़ता है। लेकिन आज की डेट में मोबाइल से दूर रखना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क हो रहा है, क्योंकि पेरेंट्स खुद मोबाइल की जकड़ में आ चुके नहीं, बट स्कूल्स हम बच्चों को किस लिए भेजते हैं? स्कूल इसीलिए भेजते हैं कि बच्चों का नया विकास हो हैं। सके। स्कूल में मोबाइल अलाउड नहीं है। स्कूल में अलाउड नहीं है, लेकिन स्कूल वाले काम क्यों दे रहे हैं मोबाइल पे? देने की जरूरत नहीं है, नोटबुक में काम दो जैसे पहले देते थे। हम लोग भी नोटबुक में पढ़े हुए। इवन सख्ती होनी चाहिए बच्चों को, उनको ये होना चाहिए कि पेरेंट्स को वो रेगुलर मॉनिटरिंग रखें कि कौन बच्चा कितने आज स्क्रीन टाइम देख रहा है, क्यों दे रहा है, ये सब चीजें क्यों नहीं है दो स्कूल चीजें हैं, हम टेक्नोलॉजी से भाग भी नहीं सकते। आई एम नॉट सेइंग, हमें ग्लोबल स्टूडेंट बनाना है, पूरा मैं वैश्विक बच्चा ये बनाना नहीं है। कह रहा कि बहुत ज्यादा, मैं ये कह रहा हूं कि जो छोटे बच्चे हैं, मान लो हम अप टू 8th स्टैंडर्ड लगा लीजिए, अप टू 8th स्टैंडर्ड नोटबुक पे आप काम दीजिए, क्यों आप उसमें मोबाइल्स में काम देते हो? देखिए, मैक्सिमम जो है ये कोविड के दौरान ये वाली प्रैक्टिस शुरू वो हुई बस थी। कोविड खत्म, उसके बाद खत्म हो जाना चाहिए कोविड था। के बाद खत्म हुई भी है, बहुत कम हो गई है। नहीं, और मैं अभी भी जो है बच्चे, मैंने देखा है कि बच्चों को जो काम है वो मोबाइल्स पे ही आ रहा है। नहीं, बहुत सारी एक ऐसी एप्स हैं जिसके थ्रू हाँ। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत हाँ, सारी तो वो apps एप्स हैं। क्यों हैं? मतलब जब बच्चा स्कूल जा रहा है पढ़ने, टीचर उसको पढ़ा रहा है, एप्स की क्या जरूरत है? नहीं, देखो, अब इतनी चीजें एआई के थ्रू आ चुकी हैं कि अगर आप सिर्फ ट्रेडिशनल लर्निंग पे रहोगे तो आप वैश्विक बच्चे को नहीं सर, बना आई एम नॉट सकते। सेइंग दिस। आप उसको एआई पढ़ाओ, क्लास में मॉनिटर लगाओ, क्लास में बड़ी स्क्रीन लगाओ, क्लास में जो मर्जी एआई से कराओ, क्लास में उनके अगले दिन आकर टेस्ट लो। हम भी तो ऐसे ही पढ़े हैं नहीं, हमने भी कंप्यूटर ऐसे ही सीखा है। गौरव जी, बिल्कुल आपकी हाँ। सही बात है। देखो, मोबाइल का मिसयूज नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा स्टडीज से रिलेटेड एप्स पे काम करता है तो मैं कहता हूँ उसका जो है, कम से कम वो स्क्रीन में गलत चीजें तो नहीं देख रहा ना मोबाइल में। अगर वो अच्छी चीजों के साथ इन्वॉल्व होके मोबाइल इस का चीज की क्या गारंटी है? गुड यूज कर रहा है, बैड यूज नहीं कर नहीं रहा। सर, इस चीज की क्या गारंटी है कि बच्चा अच्छी चीजें ही देखेगा? वो तो बच्चा है, उसको थोड़ा ना पता है, उसके हाथ में तो चीज है। इस पे थोड़ा बहुत पेरेंट्स को एक चीज देखनी होगी कि उनको भी नजर रखना होगा। स्कूल को नहीं देखना चाहिए थोड़ा बहुत? स्कूल का काम है स्कूल के अंदर देखना। नहीं, आई एम नॉट सेइंग दिस। अब मेरा दूसरा जो अभी मेरा एप्स आ कहने का रही है ना, मतलब ये वो है। एप्स में भी आजकल क्या सिस्टम आया है कि अगर बच्चा उस ऐप पे काम कर रहा है घर में, तो उसमें एक सिस्टम है, पता चल जाता है बच्चे ने ऐप में कितनी देर स्क्रीन पे काम किया। क्या एप्स के कमीशन सेट है? कमीशन सेट वाला ऐसा कोई चक्कर नहीं। कुछ तो है, कमीशन सेट वाला कुछ ऐसा तो कोई है। चक्कर नहीं। आप भी पढ़े होंगे। आप जब स्टडी करते थे, हाँ। जब आप पढ़ते थे, तो आपने तो, हमारे टाइम में तो हमने मार बहुत खाई है, शायद आपने भी खाई होगी। उस टाइम ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, ऐसी कोई एप्स नहीं थी, ऐसा कोई इतने ब्रांड स्कूल्स नहीं थे। क्या वो वाला कल्चर दोबारा हम रीइवेंट नहीं कर सकते? देखिए, बहुत सारी कंट्रीज में थोड़ा सा वापसी इन चीजों पे हो रही है, लेकिन ये ब्लेंडेड मेथड चलेगा। अगर हम कहें कि हम सीधा उसी ट्रेडिशंस पे आ जाएं जो पहले था, वो भी संभव नहीं है। क्योंकि आने वाले टाइम पे आप देखिए, आज देश में जिन्होंने पैसा कमाया, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब ने टेक्नोलॉजी के थ्रू कमाया। और एआई के बाद तो बहुत बड़ा एक परिवर्तन होने जा रहा है। अगर हम ये सोचें हम बिल्कुल दूसरी बैक वाली लर्निंग पे आ जाए, तो इससे ये होगा कि कहीं ये ना हो कि हम आगे जाने की बजाय पिछड़ जाए। तो हमें बीच का रास्ता, दोनों रास्तों को लेकर चलना होगा कि जो नई टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट भी करना है, लेकिन उसके जो गलत यूज है उससे मैक्सिमम कितना बचा जा सकता है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब कोई भी आप किसी में कहेंगे ना, आज आप अपने फैमिली में किसी से मोबाइल छीन के दिखा दें, टीवी ऑटोमेटिक छीन चुका है।
लोग अब टीवी की तरफ नहीं देख रहे हैं, टीवी घरों में लगे हुए, सब कमरों में लग गए, तो लेकिन लोग मोबाइल पे नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं ना सर, यही तो एक टीचर का योगदान होना चाहिए, यही तो एक टीचर की परिभाषा होनी चाहिए कि वो बच्चों को अच्छे पाथ पे लेके जाए, अच्छा रास्ता दिखाए, उसे बताना चाहिए कि मोबाइल जो है इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। मतलब बच्चों को मोबाइल, मेरे ज्यादा सवाल नहीं है, मतलब इस पॉडकास्ट में बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब दो चीजों में मुझे थोड़ी सी आपत्ति है पर्सनली भी, और मेरा यही मानना है, एक जंक फूड, एक मोबाइल। अगर हम शिक्षा लेते हुए, इतने पैसे देते हुए, इन दो चीजों से ही बच्चों को ना बचा पाए तो ऐसी शिक्षा का भी क्या फायदा। आप देखिए आजकल आ रहा है, बच्चे कुछ गेम्स खेलते हुए कुछ बच्चों ने अपने पैसे डलवा दिए माता पिता के, कुछ बच्चों ने सुसाइड कर लिया। तो ये बड़ा, मुझे लगता है कि इतना बड़ा मुद्दा है कि इसको स्कूल जो है वो सॉर्ट आउट कर सकता है, कड़ी नजर रखकर, बच्चों के कुछ पॉइंट्स लगाकर। पेरेंट्स को जरूर उस चीज में लेना चाहिए, स्कूल वालों को भी, आपका बच्चा कितनी देर इसका स्क्रीन टाइम है, या कितनी देर देखता है ये, या वो सोशल मीडिया पे किस किस एप्स पे है। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि स्कूल का यही तो काम है। देखिए स्कूल्स के पास इस समय गवर्नमेंट के भी इतने काम हैं, जब से ये प्राइवेट स्कूल्स के पास तो कोई ऐसे काम नहीं है, मुझे बहुत सारे पोर्टल्स पे काम करने पड़ते हैं। प्राइवेट आज अगर आपको प्लांट्स भी लगाने हैं तो गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि हमने प्लांट्स, उसकी फोटोज दिखानी पड़ती। बहुत सारे काम जो है इस समय टेक्नोलॉजी की वजह से बढ़े। चलिए मान लीजिए, और जो आपने कहा कि बच्चे के ऊपर एक स्कूल निगरानी रखे, स्कूल जो एप्स स्कूल के थ्रू जा रही है उस पे स्कूल निगरानी रखता है, स्कूल के अंदर वो मोबाइल के मिसयूज के बारे में बताता है, वहां पर उसको मोबाइल से दूर रखने का काम करता है। लेकिन बच्चा जब घर पे आ जाए तो ये पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस पे बहुत मजबूत पेरेंटिंग की जरूरत है, पेरेंट्स को भी अवेयर होने की जरूरत है, और उनके साथ भी एक सशक्त बातचीत स्कूल और पेरेंट्स की होनी जरूरी है। जो अभी आपने वर्सेस की बात कही थी, मैंने कहा वर्सेस नहीं, सहयोग से बात होने की जरूरत है, क्योंकि बच्चा जो है वो स्कूल का भी है, पेरेंट्स का भी है, समाज और देश का भी है। एक किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराकर उस बच्चे को आप जो है ग्रो नहीं कर सकते। अगर बच्चे की ग्रोथ आपको बहुत अच्छी करनी है तो ये सामूहिक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, स्कूल को भी उस पर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, पेरेंट्स को भी लेनी पड़ेगी, सभी को मिलकर उस बच्चे की ग्रोथ में काम करना नहीं। लेकिन कब लेंगे, ये तो बातें ही कर रहे हैं हम लोग। तो आपने कोई ऐसा स्टेप लिया, यू आर प्रेसिडेंट, तो आपने कभी ऐसा बिल्कुल लिया? हमने तो पीछे जो है काउंसलिंग के लिए एक जो है अपना प्रोग्राम शुरू करने की प्लानिंग की थी, और शुरू भी किया, उसको स्कूल में इनरोल भी किया, और पेरेंटिंग पे हमने बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में बात की स्कूल के अंदर। उसमें आपने चार्ज भी लिया होगा पेरेंट्स? ना, कोई चार्ज नहीं लिया। अच्छा, मतलब यहाँ बच गए पेरेंट्स। दूसरी एक भी और भी बात है कि बिना चार्ज की कुछ चीज है भी नहीं, वो जो देखो जायज है, बड़ी स्पष्ट बात है। कोई कहे कि हर चीज स्कूल्स कर दे और उसकी पेमेंट ना ले, तो ये किसी भी कीमत पे संभव नहीं है। बट आपको नहीं लगता कि स्कूल छोटी छोटी चीजों में थोड़े से ज्यादा पैसे बनाने की सोचते हैं? अब देखिए, अगर हम बात करें, कोई एक एनुअल फंक्शन आ गया, तो मैं अभी रिसेंटली देख रहा था कि एनुअल फंक्शन आता है तो बच्चों से कुछ पैसे ले लिए जाते हैं, मतलब, और चलो भले ही उनको की एवज में ड्रेसेस दी जाती है, लेकिन वो ड्रेसेस की इतनी कॉस्ट नहीं होती, या इतने रेंट पे नहीं आती है कि वो इतने पैसे कमा लेते हैं। बच्चों को टूर पे लेके गए वहां, तो बल्कि उनको फायदा हो जाता है, स्कूल वाले पैसे कमा रहे हैं इससे। देखो, दो बातें आपने कहा कि ड्रेसेस के पैसे वो ले सकते हैं। एक एनुअल फंक्शन जब क्रिएट किया जाता है, सिर्फ ड्रेस का एक्सपेंस नहीं होता। जहां पर एनुअल फंक्शन को अगर किसी हॉल में किया जाता है, उसके खर्चे हैं, उसके मोस्ट प्रोबेबली सारे स्कूल अपने यही करते हैं। रिफ्रेश, उसके बाद बावजूद भी अगर आप रिफ्रेशमेंट देते हैं, उसके खर्चे हैं। तो फिर क्या होगा, इतने पैसे स्कूल लेता है, अगर वो पेरेंट्स को साल में एक बार, उसमें स्कूल की ऐड है, किसका फंक्शन अच्छा हुआ, आजकल ये भी तो है ना, कौन से स्कूल का फंक्शन अच्छा हुआ, कौन से स्कूल में अच्छा कोरियोग्राफर आया, कौन से स्कूल के बच्चों ने बेस्ट परफॉर्मेंस किया, तो इसमें एडवर्टीजमेंट किसकी है? स्कूल की है। देखो, स्कूल के और भी बहुत सारे एक्सपेंस है। जब स्कूल जो है अपना फॉर्म 6 भरता है हरियाणा के अंदर, मैं पर्टिकुलरली बताऊं, उस पे उन्होंने कहा है कि आपने सिर्फ एक ही खर्चा लेना ट्यूशन फी का, दूसरे खर्चे आपको नहीं लेने हैं। अब जब दूसरे खर्चे नहीं लेने हैं तो वो मैनेजेबल नहीं होता है। तो जब आप ऐसा फंक्शन करते, ये आपकी बात सही है कि वो खर्चे जो हैं वो एक सीमा तक लेने चाहिए, फॉर प्रॉफिट के लिए नहीं, फॉर प्रॉफिट के लिए नहीं। ये नहीं कि आप ये ना सोचो ना कि सारा खर्चा यहीं से निकालो, ऊपर से पैसे भी बना 500 रुपए का टूर है और आपने 1500 रुपए बच्चे से ले लिए, इससे हम बिल्कुल असहमत है। मैं भ्रमण जरूरी है, क्योंकि एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है। भ्रमण से बच्चा जो है जब देखता है तो ज्यादा सीखता है, और भ्रमण से उसका चक्षु खुलते हैं, ज्ञान बढ़ता है, आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, बच्चा बाहर जाता है। उसको प्रॉफिट नेचर में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो फंक्शन भी है वो
नो प्रॉफिट नो लॉस पे अगर हो तो उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो अगर स्कूल लेता भी है, सारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी देता है, कोई ऐतराज नहीं, लेकिन उसको प्रॉफिट का जरिया नहीं बनाना चाहिए। बट ये तो बना रहे ना, मतलब इस पे लगाम या इस पे कोई काम ऐसा कब किया जाएगा? देखिए ज्यादातर जो है, ये मैं फिर आपको कहूँ कि कुछ स्कूल हो सकता है ये ले सकते हैं, ज्यादातर स्कूल कुछ नहीं, आप ज्यादातर बोलो सर, कुछ स्कूल नहीं लेते होंगे। नहीं ज्यादातर मेरी जो ज्यादातर नहीं लेते हैं, क्योंकि मैं स्कूलों के बिल्कुल अंदर तक घुसा हुआ हूँ, तो ज्यादातर स्कूल नहीं लेते। वो एनुअल फंक्शन को इसलिए भी करते हैं, या हो सकता है आप तक ये बात ना पहुंची हो, आपको अंधेरे में रखा गया हो। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे एक एक बात का ज्ञान है। जो गलत करते हैं उसका भी ज्ञान है, और जो गलत नहीं करते हैं उनका भी ज्ञान है। तो बहुत सारे स्कूल जो है अपने बच्चों के लिए खुद भी एक्सपेंस करते हैं, और कुछ लोग हैं जो गलत जो चार्ज करते हैं, मैंने पहले ही कहा कि वो गलत करते हैं तो टोटली गलत है, उनको भी सुधरना चाहिए। और इसको प्रॉफिट मोटिव नहीं बनाना चाहिए। अगर आपके उस पर खर्चे निकल जाते हैं, आपके हिसाब से स्कूल प्रॉफिटेबल हैं सारे या नहीं? स्कूल नॉट फॉर प्रॉफिट चलते हैं, लेकिन प्रॉफिट होता है, हम तो खुद कह रहे हैं गवर्नमेंट को कि इनको फॉर प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया जाए, ये नॉट फॉर प्रॉफिट का टैग इनसे हटा दिया जाए, और अगर वो प्रॉफिट करते हैं तो उनसे टैक्स लिया जाए। ये हम ओपनली बोलते हैं कि स्कूल को फॉर प्रॉफिट किया जाए। ये जब समाज में अगर फॉर प्रॉफिट कर देंगे तो आप तो और भी ज्यादा इन पे टैक्सेस या और भी चीजें लगानी शुरू हो जाएंगी, स्कूल की तरफ से और भी एक्सपेंस बढ़ जाएंगे या नहीं? नहीं कोई एक्सपेंस नहीं। वो तो जो स्कूल का एक फीस स्ट्रक्चर है कि हर साल इतना फीस स्ट्रक्चर बढ़ना है, उतना ही बढ़ेगा। उल्टा क्या होगा कि जो उनका प्रॉफिट अभी वो नहीं दिखा रहे, वो प्रॉफिट दिखाएंगे, गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलेंगे। गवर्नमेंट उसी का, मैंने तो एक सलाह दी थी कि उसी पैसे से गवर्नमेंट ना ले पैसा, एक स्कूल फाइनेंस कॉर्पोरेशन बना दे। जो स्कूल बेहतर कर रहे हैं और उनके पास पैसे की कमी आड़े आ रही है, बहुत सारे स्कूल ऐसा नहीं होता कि ये सोच लिया जाए कि हर स्कूल जो है वो बहुत फ्लोरिश कर रहा है, हर इंडस्ट्री बहुत फ्लोरिश कर रही है। इंडस्ट्री में भी सिक यूनिट होते हैं, ऐसे स्कूल के अंदर भी सिक यूनिट है। हमने कहा उनके लिए जो टैक्स से जो पैसा इकट्ठा होता है, स्कूल फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनाई जाए, और जो क्वालिटी काम कर रहे हैं उनको कम रेट पर, ब्याज पर स्कूल को बढ़ाने के पैसे दिए जाए। चलिए, ये बात चलो मैंने आपकी मान ली, आपकी ये बात सही है। लेकिन शर्मा जी, आपने कभी मतलब बचपन में आपने कभी पुरानी किताबें लेके पढ़ाई करी है? मतलब जो कोई क्लास से आगे हो तो बच्चा छोटी क्लास में आपको पैसे मिल गए, ऐसा किताबें मिल गई, ऐसे हुआ? बिल्कुल ऐसे होता था। तो फिर आजकल क्यों नहीं हो रहा ये? आजकल क्यों ऐसा हो रहा है कि मतलब 19 चैप्टर को 20 करके और ये कह देते हैं कि जी अब ये 27 चैप्टर है और वो 19 चैप्टर है, तो हर साल बस एक चैप्टर ही चेंज होता है, मैंने देखा ही, और किताबें वही होती हैं। क्यों नहीं वैसा हो सकता ये दोबारा? देखो, मैं बहुत सारे स्कूलों को जानता हूँ जो किताबें चेंज नहीं करते, और पेरेंट्स उसमें पुरानी किताब भी लेते हैं। सर, अब ये पता नहीं कौन से 2-4 स्कूल हैं जिनको आप जानते हो। एक और ट्रेंड भी चल गया, मैं आपको बताऊं। आज हर पेरेंट चाहता है कि मेरे स्कूल में बच्चा, पहले तो हम अपने बड़े भाई के कपड़े भी पहन लिया करते थे, आप घरों में भी देख लीजिए, पुराने कपड़े पहनने का ट्रेंड चला गया। बट पहले हम कहते थे कि बड़े भाई के कपड़े मैं पहनूं। बट सर ये है, मैं सभी स्कूलों की, सभी पेरेंट्स की बात नहीं करता, बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल, आप देखिए कि ये स्कूल का एक सिस्टम ये बता देता हूं कि आप जो बुक्स छपती हैं, जो बुक्स होती हैं, बुक्स पब्लिश हुई, तो बुक्स को एज इट इज क्यों नहीं रखते? थोड़े बहुत चैप्टर, जैसे मान लो जो 7 नंबर चैप्टर है उसको 25 पे कर दिया, 25 वाले को 7 पे कर दिया, ऐसा क्यों हो रहा है? ये सिर्फ इसलिए ना कि वो बुक सेम ना हो। देखो, ऐसे अगर चैप्टर को आगे पीछे करते हैं उससे तो कोई नुकसान नहीं, बुक सेम रही। अगर चैप्टर बदल जाता है तो जो कैरिकुलम जरा डिजाइन, चैप्टर क्यों बदलेगा सर? 10-10 साल तक तो हमने चैप्टर बदले हुए नहीं देखे। तो इस पे मेरी एक और राय है, गवर्नमेंट इसके अंदर एक रूल ले आए और हम उसको मानने को तैयार हैं। आप प्रेसिडेंट हैं, आप गवर्नमेंट को लिख के दीजिए, आप गवर्नमेंट को बताइए कि यहाँ ये धांधली हो रही है, हमने गवर्नमेंट को लिख कर दिया है। बुक्स की प्राइस का भी जो बहुत इशू आता है कि बड़ी कॉस्टली है, बिल्कुल है, हमने लिख कर दिया है कि आप बुक्स के रेट को कंट्रोल करें, और आप ये फिक्स कर दें कि ब्लैक एंड व्हाइट 100 पेज की बुक होगी, इसका रेट इतने से ऊपर नहीं हो सकता है एमआरपी से, कलर्ड है इससे ऊपर नहीं हो सकता। हमने सरकार को लिख के दिया, अपनी तरफ से लिख के दिया, बिना कहे हम इसकी फेवर में। सरकार एक तरह की बुक्स लगा ले, उसके रेट्स को कंट्रोल कर ले, ये हमारे हाथ का काम नहीं है। नहीं, बुक्स तो एक ही तरह की है। हाँ, तो सरकार उसके बुक्स के रेट को कंट्रोल कर ले, हमें बड़ी खुशी होगी अगर सरकार। नहीं, अगर बच्चा मान लो पुरानी बुक यूज करे तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखो, मैं बहुत सारे स्कूलों को आप चलो मैं दिखा दूंगा कि उनकी 5-5, 6-6 साल बुक्स चेंज नहीं होती हैं, और वो पुरानी बुक ले आए, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं वैसे कह रहा हूं, ऐसा सिस्टम नहीं बन सकता कि बुक्स, एक बच्चे ने बुक्स ली, स्कूल की तरफ से बुक्स दी गई, वो बुक्स जैसे ही वो बच्चा क्लास पास आउट करता है उससे वो बुक्स
स्कूल की लाइब्रेरी में जमा करा देनी है, वही बुक्स अगले बच्चों को एज अ फ्री मिल जाए। देखो ऐसी भी एक कुछ योजना, तो इकोनॉमी सुधरेगी। ऐसी योजनाएं आई थी कि भी एक बुक बैंक बना दिया जाए। हाँ, बुक बैंक बना दिया जाए। हाँ, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है बुक बैंक, अगर सरकार इसका प्रयास, देखो सरकार को साथ में प्रयास करना पड़ेगा, पेरेंट को भी साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बट उनको अवेयर कौन करे? अब पेरेंट्स को तो पता क्या लगता है, मान लो मैं पेरेंट हूं, मैं भी जब स्कूल में था सौरभ जी, तो जब नई क्लास में चढ़ता था तो एक शौक होता था कि नया बस्ता मिलेगा, नई किताबें मिलेंगी, नई यूनिफॉर्म मिलेंगी। तो आज हर पेरेंट्स भी ये चाहता है कि जब मेरा बच्चा जाए तो उसके हाथ में एक नई किताब हो। लेकिन अगर कुछ जरूरतमंद बच्चे जो नहीं खरीद सकते, और ऐसा बुक बैंक जो मैंने खुद ही आपको कहा, ऐसा बुक बैंक बनता है, तो हम अपने पेरेंट्स को भी कह सकते हैं। पहले होता था कि हम आधे रेट पे जो है पुरानी किताब ले लिया करते थे दूसरे से, या अपने भाई की किताब ले लिया करते थे। तो ऐसा अगर बुक बैंक बनने का भी प्रपोजल आता है तो उसको एसोसिएशन उसका वेलकम करेगी, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उस पर तैयार हैं। चलिए ड्रेसेस की बात करते हैं। स्कूल ड्रेसेस धांधली बोलते हैं ऐसे लोग, है या नहीं? देखो स्कूल ड्रेस जो है ना, ये कभी भी प्रॉफिटेबल सौदा नहीं है, मैं आपको बताऊं। फिर एक ही जगह से क्यों मिलती है? मतलब ये स्कूल की ड्रेस इस जगह से मिलेगी, इस दुकान से मिलेगी, ऐसा क्यों है? कहीं से भी मिलनी चाहिए फिर। देखो ऐसे है, जो स्कूल ड्रेस है, अगर मान लो किसी की एक दुकान है ही नहीं, या दूसरी दुकान से मिलती, ले आओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर सपोज मेरे स्कूल की ऐसा है नहीं सर, आपको आपका बच्चा अगर इस स्कूल में फलां स्कूल में पढ़ता है तो आप किसी पास ड्रेस लेने जाएंगे, वो कहेगा अच्छा फलां स्कूल की ड्रेस है, फलां जगह से मिलेगी। नहीं, वो इसलिए वो ऐसा क्यों है? वो इसलिए कहते होंगे कि स्कूल यूनिफॉर्म 2-4 लोग अगर शहर में देखेंगे, 2-4 लोग काम करते हैं। अगर 20-40 दुकान हो तो, और कोई भी दुकान में अगर ड्रेस रखे, उन पे भी सुना है कि कमीशन सेट होता है स्कूल्स का। देखो कमीशन का मामला जो है ड्रेस में, कोई बड़े स्कूल करते हो तो करते हो, छोटे स्कूलों का इसमें मार्जिन ही नहीं होता। जो 90% स्कूलों का मार्जिन नहीं होता कि कोई उसमें स्कूल यूनिफॉर्म। मैं ब्रांड स्कूल्स की बात कर रहा हूँ। ब्रांड स्कूल उस पे कमीशन लेते होंगे या नहीं लेते होंगे, देखो आपके तो अंडर है, आपको तो पता होना चाहिए। डायरेक्टली मैं इस बात को नहीं कह सकता कि उनकी कमीशन होती होगी नहीं होती होगी, लेकिन मैंने ये कह दिया 90 से 95% जो है यूनिफॉर्म में इतना मार्जिन ही नहीं होता कि कोई उस पर कमीशन ले ले। बड़े अफोर्डेबल रेट पे वो यूनिफॉर्म्स होती हैं, तो उस पर कोई दिक्कत नहीं। यूनिफॉर्म में तो मैं कहता हूँ सरकार एक जैसी यूनिफॉर्म करते। नहीं, अभी राजस्थान में किया है ना कि एक जैसी यूनिफॉर्म, वहां तो बवाल मच गया। हाँ, उसके बारे में आपकी राय? नहीं, बवाल उस पर नहीं मचा है, हमने भी उस पर बातचीत की है कि ये एक अच्छा कदम है। एक जैसी यूनिफॉर्म के हम फेवर में। यूनिफॉर्म के 2 कारण थे कि यूनिफॉर्म क्यों बनाई जाती है, कि ये पता लग जाए अगर मार्केट में कहीं पर भी वो बच्चा अगर घूम रहा है कि ये इस स्कूल का, अगर उस स्कूल से बंक मार गया या स्कूल से कहीं से फरार हो गया, कुछ भी कोई बात हुई तो पता चल जाए ये इस स्कूल का है। और अगर सरकार ने, जैसे राजस्थान सरकार ने फैसला लिया कि भी हमारे सरकारी स्कूलों की यूनिफॉर्म भी होगी और प्राइवेट स्कूल की एक होगी, हमने तो उसका स्वागत किया। पेरेंट्स उसको बहुत सारे रास्ते से ले रहे हैं, जिनका कमीशन बंद हो गया, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, हम इससे बड़े कमीशन इसलिए पेरेंट्स ने शायद कहा होगा क्योंकि जहां सरकारी स्कूल के ड्रेसेस मिल रही हैं वहीं से अब पेरेंट्स ले लेंगे, तो कमीशन तो ऑटोमेटिकली बंद हो गया ना। अब स्कूल को एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं जाना पड़ेगा ना भाई, पर्टिकुलर दुकान पे नहीं जाना पड़ेगा। आप ये बताओ, अगर सरकारी स्कूल की यूनिफॉर्म आती है, मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या उस पे जो परचेज कर रहा होगा उसको कमीशन? मैं सरकारी स्कूल की बात ही नहीं कर रहा। नंबर 2 आता हूँ मैं, प्राइवेट स्कूल पे आ जाता हूँ। प्राइवेट स्कूल की बात, एक जैसी यूनिफॉर्म हो गई, ठीक है ना, तो लेनी तो फिर किसी दुकान से पड़ेगी ना, प्राइवेट पेरेंट को फिर खरीदनी पड़ेगी। नहीं, आपकी मैं बात कहता हूँ सही है। अगर सरकार को ये लगता है तो सरकार जब गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की मदद कर रही है तो प्राइवेट स्कूल के बच्चों की भी मदद करे, एक जैसी यूनिफॉर्म डिक्लेयर कर दे, पूरे हिंदुस्तान में कर दे और कह दे जितने बच्चे हैं उनको यूनिफॉर्म हम भेजेंगे और उनको यूनिफॉर्म दे दे, तो ये तो सारी धांधली खत्म हो जाएगी। ये तो मुद्दा आपको ही उठाना चाहिए ना, पेरेंट्स की तरफ से आप सामने आइए। मैं तो आज आपकी तरफ से कह रहा हूँ कि सरकार सिर्फ सरकारी स्कूल के बच्चों को यूनिफॉर्म अकेले ना दे, प्राइवेट स्कूल के पेरेंट्स का भी हक बनता है, उनके बच्चों का भी हक बनता है, उनको भी यूनिफॉर्म प्रोवाइड करवाए, ये उनका भी हक बनता है। उन्होंने भी टैक्सेस दिए हुए हैं तो उनको भी यूनिफॉर्म दे दे, तो ये सारा झगड़ा यूनिफॉर्म वाला खत्म ही हो जाएगा। सुना है आप स्कूल के लिए जेल भी गए थे, वो क्या माजरा था? ये बहुत सख्त रूल एक बार सरकार की तरफ से बने थे, तो उन रूल्स के लिए हम फाइट करते गए तो उस पे एक चेंज ऑफ लैंड यूज की भी शर्त थी, जिसको हरियाणा का कोई भी स्कूल पूरा नहीं करता था। उस समय भूपिंदर सिंह हुड्डा जी की सरकार थी, हमने बहुत सरकार को मनाया लेकिन उसका कोई हल निकलने को नहीं आ रहा था, और हरियाणा के सारे स्कूल जो है उसमें बंद होने वाले थे।
तो अंत में हमें मजबूर होकर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करना पड़ा सेक्टर 25 में, जिसपे फिर हम 96 लोग 10 दिन जो है जेल में रहे। जेल में हम हंगर स्ट्राइक पे भी रहे। तो उसका एक परिणाम ये निकला कि सरकार ने बाद में उस शर्त को हमारी माना और चेंज ऑफ लैंड यूज की शर्त 2003 से पहले जो स्कूल थे उन सबसे हटा दी गई और आज हरियाणा में स्कूल बड़े स्मूथली चल रहे हैं। जून में पैसा क्यों लेता है स्कूल? जून में तो छुट्टियां होती हैं ना, तब के पैसे क्यों लेते हैं? वो इसलिए लेते हैं, चाहे आप देखो शुगर मिल में आप देखो कि 6 महीने शुगर मिल शायद चलती है और एम्प्लॉइज को तो 12 महीने के पैसे देने हैं ना। एम्प्लॉइज की तो वैसी सैलरीज कम है प्राइवेट स्कूलों में सरकारी स्कूल की बजाय, चाहे जितनी भी है। जैसे मान लो स्कूल ने बसेस रखी हुई है, उसको इंश्योरेंस 12 महीने का देना होता है। ये नहीं है कि भी जितनी तो इंश्योरेंस टाइप के ले लेना, पेट्रोल की क्यों ले रहे हैं? वो तो चल नहीं रही है तो पेट्रोल भी तो बच रहा है उसके 30 दिन का। मैं स्कूल बस पे भी आता हूँ, पर पहले आपने कहा 12 महीने की। हाँ, चलिए सबसे पहले जो है मेजर खर्चा स्कूल का होता है वो सैलरी का होता है। सैलरी तो सैलरी 12 महीने देनी पड़ती है। अगर बिजली का मीटर लगा हुआ है तो 12 महीने के चाहे स्कूल चले या ना चले उसके एवरेज खर्चे पानी के बिजली के जितने भी। लेकिन वो तो अगर स्कूल नहीं चलेगा बंद होगा तो बिजली का बिल तो कम ही आएगा ना। तो फिर गवर्नमेंट ऐसा कर देना जितने दिन स्कूल खुलता है वो कहे बाकी का हम बिजली का बिल नहीं लेंगे, हम पानी का बिल नहीं लेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स भी आपसे प्रोपोर्शनेट स्कूल तो इतने प्रॉफिट कमा रहे हैं। कूड़े का टैक्स जो लिया जाता है, कूड़ा उठाने कोई नहीं आता, गार्बेज टैक्स भी है, बहुत सारे टैक्सेस हैं, तो गवर्नमेंट भी उसको रियायत कर। अमूमन एक स्कूल में आपके हिसाब से ब्रांड स्कूल में कितने बच्चे हैं? 1000-1200 मिनिमम, हजार की एवरेज लगा लो। 1000 की एवरेज, 1000 बच्चे हैं तो एक बच्चे की फीस हम मोटा मोटी मतलब 60-70 हजार रुपए फीस पकड़ लेते हैं, तो कितने पैसे हो गए? क्या इतना खर्चा है? बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। बहुत सारे स्कूलों का इससे भी ज्यादा खर्चा है। आप कैलकुलेशन करके देखिए सर, स्कूल ना करते स्कूल ओनर जो है, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द प्रॉफिटेबल वेंचर है ये आज की डेट में। तो मैं तो कह रहा हूं अगर ये प्रॉफिटेबल है, दो बातें हैं कि इसको नहीं तो फिर वो छोटी मोटी तो सरकार क्यों इनको प्रॉफिट को इनको छुपाने का अधिकार दे रही है? सरकार, मैं तो चिल्ला रहा हूं बार बार कि इनको फॉर प्रॉफिट करो और जो इनका प्रॉफिट है उस पर टैक्स ले सरकार। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर सरकार ऐसा करेगी या टैक्स लेगी तो टैक्स को बचाने के लिए तो टीचर्स की फीस बढ़ा देंगे। ये तो कह देंगे टीचर जो 20,000 देता है उसको हम 80,000 रुपया दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, उससे बहुत सारी ऐसी सर ऐसे होगा, ये दे के उनको 80,000 रुपए बाद में 60,000 वापस ले लेंगे। और ये आज भी होता है कई स्कूल्स में, आपको बता दिया मैंने। ये 30,000 दे के 15,000 वापस लिए जाते हैं। ये तो आप किसी भी सेक्टर में चले जाएंगे, किसी भी सेक्टर में। नहीं बट ये इल्जाम आप लगा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ सारे सेक्टर खराब, लेकिन मैं आई एम नॉट सेइंग दिस। इससे फायदा क्या होगा? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फिल्म इंडस्ट्री पहले नॉट फॉर प्रॉफिट थी, उसको नरसिम्हा राव जी ने फॉर प्रॉफिट किया। शर्मा जब वो फॉर प्रॉफिट किया तो उससे क्या, उसमें क्लीन मनी आनी शुरू हुई। अब जब आप स्कूल को फॉर प्रॉफिट करेंगे, आज स्कूल अगर बैंक से लोन लेना चाहता है उसको लोन नहीं मिलता, उसको प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाना पड़ता है, जहाँ 13, 14, 15%, कई 18-20% पे भी लोन लेते हैं, जिसका बोझ स्कूल पे पड़ रहा है। बहुत सारे स्कूल एनपीओ रखे हैं, फॉर सेल हो रखे हैं। तो उनको जो अगर उसको फॉर प्रॉफिट कर दिया जाता है तो उससे जो है नेशनलाइज बैंक से भी उनको पैसा मिलेगा। शिक्षा उल्टा सस्ती होगी। मैं आपको बताऊंगा, गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलेंगे। और जो ये इल्जाम लगता है ना कि स्कूल प्रॉफिट लेके छुपा लेते हैं या खा लेते हैं, मेरा ये मतलब है ही नहीं से शर्मा जी। आप ये देखिए, मतलब मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि स्कूल्स जो हैं दे आर इन प्रॉफिट सिचुएशन। स्कूल जो हैं, जो स्पेशली मैं बहुत ज्यादा छोटे स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूं, ब्रांड स्कूल्स, मेरी भी निगाह में बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, मैं बहुत स्कूल्स को मैंने विजिट भी किया है और मैंने देखा है कि दे आर हाईली प्रॉफिटेबल। तो बहुत अच्छे से प्रॉफिटेबल थिंग्स में वो हैं आज की डेट में। तो उन लोगों को ये छोटी छोटी चीजें, जैसे जून के महीने में फीस ले ली या छुट्टी वाले दिन भी बच्चों का देखो, अब कितनी छुट्टियां आ जाती हैं, सैटरडे संडे, फिर वो उनका तो बच ही रहा है ना, पेट्रोल बच रहा है, गाड़ियों का पेट्रोल बच रहा है। मान लो किसी स्कूल में 20 वैनें हैं तो 20 वैनों के पेट्रोल के बच गए पैसे रोज के, वो तो छुट्टी करें उनको तो फायदा हो रहा है। देखो आप जो गाड़ियों की बात कर रहे हैं, गाड़ियों की अगर इसकी आप किसी से भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से इसकी रिपोर्ट तैयार कर ले, जो स्कूल 2500 से ऊपर या 3000 से ऊपर चार्ज करते हैं, सिर्फ वो प्रॉफिट में जा सकते हैं या नॉट वो प्रॉफिट नहीं कमा रहे। और ये 97% से ज्यादा स्कूल हैं, कोई तो 500 ले रहा है गांव में, कोई 1000 ले रहा है, कोई 1200 ले रहा है। अबाउट गांव, मेरा मुद्दा बहुत सारे स्कूलों का नहीं है, ना ही मैं बहुत सारे स्कूलों, मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रांड स्कूल्स की बात कर रहा हूं, जिसमें वो 2500 से 3000 क्या 3500 भी ले रहे हैं।
मैं उन्हीं के ऊपर अगर चर्चा करें, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ब्रांड स्कूल पे ही लगाम लगा लें तो ही बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो वो लगानी किसने, सरकार ने लगानी, लगाए प्रेसिडेंट हो आप भी तो कर सकते हो। कभी भी ना लगाम लगाने का काम हमारा नहीं होता, रूल्स बनाने का काम सरकार का। आप सर प्रेसिडेंट हैं, आपको लोगों की बात भी एक तरह से रखनी चाहिए, पेरेंट्स भी तो। सरकार को देखो नियम ये बना हुआ है, स्कूल के फंड को आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। स्कूल का इतने % से ऊपर सरप्लस आप नहीं रख सकते। अब इसको मॉनिटर और चेक किसने करना है? सरकार ने करना है। हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं हम किसी को चेक कर ले। और वो ओपन है, उनके रिकॉर्ड्स हमेशा ओपन है, वो इनकम टैक्स पे भी उनके रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं और सरकार में भी ओपन है। तो अगर इस तरह की जो आप कह रहे हो गलत प्रैक्टिस हो रही है तो सरकार को जो उसको कंट्रोल करना चाहिए। सरकार के पास पूरी अथॉरिटी है, ये सरकार क्यों नहीं करना चाहती फिर? ये आपके क्या सरकार कहीं से उसको डर है? डर नहीं, वो तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ चीजें मिली भगत हो सकती है, मैं तो ये कह रहा हूँ। हम तो कह रहे हैं हमारी कोई मिली भगत नहीं है, सरकार करे, हमने कब कहा है? हाँ करे ना सरकार। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, आपके हिसाब से अगर हम विरोध करेंगे सरकार तब कहे कि हम तो ये करना चाह रहे हैं और आप विरोध कर रहे हैं। हम तो विरोध नहीं कर रहे इस चीज का, हम तो कह रहे हैं स्कूल्स को फॉर प्रॉफिट करो। अगर कोई स्कूल गलत कर रहा है उसके ऊपर एक्शन लेना आपका काम है। अगर किताबों के ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं आप किताबों के रेट कंट्रोल करो। हम तो खुद बोल रहे हैं यूनिफॉर्म आप कह रहे हो एक जैसी यूनिफॉर्म करो, और जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं उनको भी सरकार यूनिफॉर्म दे दे। हम तो हर चीज का सोल्यूशन बता रहे हैं। अब करना तो सरकार ने है ना। क्यों प्राइवेट स्कूल खुद क्यों नहीं कर सकते? खुद भी तो वो उन चीजों पे, मतलब जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे अब हमारी बात हुई मोबाइल पे या मतलब कैंटीन्स पे, ये छोटी छोटी चीजें तो कर ही सकते हैं। इसको तो मैंने एग्री कर दिया, लेकिन अब बुक्स के रेट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, कैंटीन में आपने कहा नहीं, क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते? आप कह सकते हैं कि हमारी स्कूल की बुक्स इतने रुपए में मिलेगी थी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। बात वो हम करते हैं कोशिश। आप पेरेंट्स को बता सकते हैं। आप रोज नोट लिखकर भेजते हो, एक मैसेज ही तो भेजना आपने कि इस दुकान से मिलेगी जी, इससे ज्यादा पैसे नहीं देने हैं, इतना ही बस आपको पैसे देने, इससे 1 रुपया ज्यादा नहीं देने। हम ये नहीं कह सकते इससे ज्यादा देने नहीं है। हम जब किताब सिलेक्ट करते हैं अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करते हैं कि हमारे पेरेंट्स की कैपेसिटी मान लो 1500 के सेट की है, तो हम कोशिश करते हैं 1500 में ही सेट आ जाए। उससे नीचे आए तो वैसे ही पब्लिशर्स की किताबों को लोग चूज करते हैं कि वो सेट उससे क्रॉस ना करे। तो जो बजट स्कूल या ये स्कूल करते हैं, लेकिन जो ब्रांडेड स्कूल है उनके ना पेरेंट्स की कोई लिमिट है। पेरेंट्स को उस पर कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। मुझे ब्रांडेड स्कूल में आप बताइए किसको? हम जो ऑब्जेक्शन पता कौन करता है? जो ब्रांडेड स्कूल में पढ़ा नहीं रहा या उसकी कैपेसिटी नहीं। दो चीजें हैं, मैं बताता हूँ। ज्यादा ऑब्जेक्शन वो लोग करते हैं जो लोगों को देखे देखे ब्रांड स्कूल में अपने बच्चे को डाल तो देते हैं, लेकिन वो प्रेशराइज इतना हो जाते हैं कि वो अब ना तो वहां से निकाल सकते। आजकल सोसाइटी का भी तो प्रेशर है ना कि फलां का बच्चा वहां पढ़ रहा है तो मेरा बच्चा भी वहीं पढ़ना चाहिए, उसी ब्रांड स्कूल में जाना चाहिए। तो ये भी आजकल प्रेशर चल रहा है। गौरव जी, पहले कहा जाता था कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। हाँ, कि अगर हम जो है अपनी हैसियत से ऊपर जाके स्कूल का चुनाव करेंगे तो उसका जिम्मेदार स्कूल को कैसे ठहराया जा सकता है? अब देखिए, मान लो कोई 5 स्टार के रूम में जाके ठहर जाए और कहे जी दाल बाहर तो जो है 150 रुपए की मिल रही है यार, ये 1500 रुपए की दे रहा है, तो भाई कोई उसको जबरदस्ती लेके तो नहीं गया ना। सिलेक्शन उसकी थी, चॉइस उसकी थी, उसके पास अधिकार था नो करने का या वहां ना जाने का। अब आप वहां पर चले गए और जाकर 95% लोगों को दिक्कत नहीं है। अब 5% उनके लिए प्रॉब्लम आ गई कि उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको बियर कर सके। नहीं, उसका भी सोल्यूशन है, उसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। बोलिए। हम ये कहते हैं कि ऐसे जितने भी पेरेंट्स हैं, चाहे वो अमीर हैं चाहे गरीब हैं, सरकार का फर्ज बनता है सभी की आर्थिक मदद करने का। और वो मदद नहीं है, वो उनका हक है। हर व्यक्ति सरकार को टैक्स देता है। सरकारी स्कूल में जब एक बच्चा पढ़ता है तो सरकार उस पर 8 से 10 हजार रुपए प्रति माह खर्च करता है। 7-1000 की एवरेज है, सुना है, मान लेते हैं 7,000, आपकी बात को 7,000। अब एक पेरेंट कहता है कि मेरा अधिकार है कि मैं अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाऊं, ये मेरी चॉइस है, मुझे ये स्कूल नहीं, मुझे ये स्कूल अच्छा लगता है। और वो सरकारी स्कूल का चुनाव नहीं करता कि उसको लगता है क्वालिटी ठीक नहीं, कुछ भी उसका, देखो उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन ने एक अधिकार दिया हुआ है, राइट टू चॉइस का, और वो प्राइवेट स्कूल को चूज करता है। जब वो प्राइवेट स्कूल को चुनता है तो सरकार उसकी मदद क्यों नहीं करती? सरकार को टैक्स उसने भी दिए हुए हैं, तो सरकार कहे भी अगर आप मेरे स्कूल में आते तो आप पे 7,000 रुपए मैंने खर्च करने थे, अब आप मेरे स्कूल में नहीं आए तो मैं आपको 5,000 रुपया प्रति माह दे दूंगा।
तो अगर सरकार उसको 5,000 रुपये प्रति माह दे दे तो हिंदुस्तान के 97% स्कूल उसकी रेंज में आ जाएंगे, जहां उसको पैसा ही नहीं देना पड़ेगा, ना उसको बुक्स का देना पड़ेगा, ना यूनिफॉर्म का देना पड़ेगा। तो गलती कहां पे हो रही है कि लोग ये जान नहीं पा रहे कि उनका हक है सरकार से 5 से 6,000 7,000 तक मांगना। अगर वो उधर नहीं पढ़ रहे तो सरकार को पैसे देने चाहिए ना। नहीं, मेरा जो मानने का मतलब है, मेरा कहने का मतलब ये है कि स्कूल्स एंड हेल्थ ये थोड़े से नोबल प्रोफेशन है ना। आप देखिए कि पुराने जमाने में, एंशिएंट टाइम में जब होता था तब फीसें नहीं ली जाती थी। मतलब चलो वो ताना बाना ऐसा था कि उनकी हेल्प कर दी जाती थी, किसी ना किसी तरीके से हो जाता था। तो क्यों ना स्कूल्स को बनाया ही ऐसा जाए, चाहे वो ब्रांड स्कूल है, चाहे वो नॉन ब्रांड स्कूल है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है, चाहे वो कुछ भी हो। मतलब चॉइस के हिसाब से तो चलो हो ही हो, लेकिन लोगों की जेब पर उसका असर बिल्कुल भी ना पड़े। क्यों ये सिस्टम क्यों नहीं आ रहा हमारे देश में अभी? देखो, एंशिएंट इंडिया की आपने बात की, तो जो प्राचीन भारत था जिसको स्वर्ण युग कहा जाता है, राम युग की बात, या जब हम जीडीपी में 35% के शेयर होल्डर थे और विश्व गुरु की बात आ रही है कि हम विश्व गुरु थे, उस समय जो एजुकेशन थी वो समाज के हाथ में थी, सरकार के हाथ में कभी भी नहीं थी। ये सरकार के हाथ में शिक्षा आने का काम शुरू हुआ जब अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने सरकारीकरण किया। अब ये अंग्रेज तो चले गए, ये कहते हैं कि अंग्रेज हमें गुलाम बनाकर रखते थे, अंग्रेजों ने जो हमारा एजुकेशन सिस्टम भ्रष्ट कर दिया, गलत कर दिया। तो वो भ्रष्ट किया कैसे था ये भी तो देखिए ना। वो सरकारी स्कूल खोलकर भ्रष्ट किया गया था, हमारी संस्कृत को बैन किया गया था, जो सिस्टम वो सारा लेके आए। तो क्या जो वो भ्रष्ट करके गए थे सरकारी स्कूलों के तौर पे, सरकार ने उस पर कोई एक्शन लिया? दोबारा समाज के हाथ में शिक्षा दी? नहीं दी। मैं मदद शब्द नहीं कहूंगा, आपने कहा कि उस समय मदद करते थे, मैं मदद शब्द को हमेशा ऑब्जेक्ट करता हूँ। सहयोग किया जाता, सहयोग, सहयोग इज अ गुड वर्ड। कभी मदद नहीं, सहयोग होता था। वो सहयोग से स्कूल चलते थे। तो गुरु का सहयोग किया जाता था, समाज और गुरु मिलकर बच्चों के चरित्र निर्माण और उनके शिक्षा के कार्य को, सारी चीजों को जो है उनका उत्थान करते थे। और शास्त्र और शस्त्र एक ही जगह पर सीखे जाते थे। अर्जुन ने ऐसा नहीं किया कि शस्त्र सीखने कहीं गया और वेदों की शिक्षा कहीं ली, वहीं पर उसने अपने गुरुकुल में ली। रामचंद्र जी ने भी, भगवान रामचंद्र जी ने भी ऐसे ही किया कि वहीं पर धनुष बाण और सारे शस्त्र, युद्ध शस्त्र भी वहां सीखा और जो है विद्या भी वहां पर सीखी। लेकिन आज क्या है, एजुकेशन की जो सबसे बड़ी बुराई है कि आप किताबी ज्ञान तो ले रहे हो स्कूल के अंदर, और आगे कोचिंग के थ्रू आप एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए कोचिंग की शरण जा रहे हो और वहां पर भी जाके पेरेंट्स लूट रहा है। अब पेरेंट्स को ये बात नहीं समझ आ रही, एजुकेशन सिर्फ सिस्टम ये नहीं है प्राइवेट वर्सेस जो पेरेंट्स कहा जाता है। बहुत बड़े मूलभूत परिवर्तन की जरूरत है कि एक विद्यालय, ऐसे विद्यालयों का निर्माण करना जिसमें ना कोचिंग की जरूरत हो, बच्चा जब उसमें पढ़े और धन भी सरकार दे। यही मांग जो है सबसे बड़ी मांग नीसा कर रही है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू द पेरेंट्स। के पेरेंट्स को, जैसे अभी आपने कहा कि 7,000, मुझे पता है कि 7,000 खर्च हो रहा है बच्चे पे प्रति माह, और कहीं अभी दूसरे खर्चे भी हैं जो CSR फंड से लग रहे हैं, जो विदेशों से आ रहे हैं, तो ये 8-10 हजार रुपये प्रति माह हो जाता है। तो अगर 6-7 हजार रुपये सारे बच्चों को 6,000 रुपये दे दिया जाए, शिक्षा आपने कहा बहुत जरूरी है, शिक्षा हेल्थ, तो किसकी जिम्मेदारी है? सबसे पहले ये सरकार की जिम्मेदारी। तो अगर पूरी सरकार पे ये जिम्मेदारी छोड़ दी जाए तो आज 60% नहीं, सरकार का तो सीधा सीधा रोल है। अगर सरकार के लिए तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर वो गवर्नमेंट स्कूल्स को ही सही कर दे तो प्राइवेट स्कूल्स में कोई जाएगा ही नहीं। मतलब अगर गवर्नमेंट स्कूल्स ही इतने परिपक्व हो जाएं, जैसा कि आपने देखा कि अब चंडीगढ़ में कुछ ऐसे गवर्नमेंट स्कूल हैं जहां पे बच्चे एडमिशन लेने के लिए तरसते हैं, तो अगर कुछ ऐसा हो जाए तो वो तो एक, चलो एक अलग मैटर है। मैं वही एक जवाब दे रहा था कि अगर ऐसा हो जाए, आपने कहा, हम भी कहते हैं काश ऐसा हो जाए, बहुत अच्छा। ये नहीं है कि हमने स्कूल चलाने का कोई ठेका ले रखा है। जब सरकार इस काम को नहीं कर पा रही, प्राइवेट लोगों ने, समाज के लोगों ने तब प्राइवेट स्कूल खोले। आपकी बात पे जाते हैं कि सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हो जाए, सारे बच्चे सरकारी में चले जाए, हमें कोई एतराज नहीं है, सरकारी स्कूल अच्छे हो जाए और पेरेंट्स जो है उसमें डालना शुरू कर दे, तो शिक्षा का बजट कितना हो जाएगा? 2.5 गुना तो सीधा हो जाएगा ना, कम से कम। क्या 60 बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, 40 को सरकार पढ़ा रही है, तो सीधा 2.5 गुना। और सुधारने में भी तो पैसा लगेगा ना।
सुधारने पे भी तो और खर्च आएगा ना। अभी आपने गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंग देखी और प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग में जमीन आसमान का अंतर है ना। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब वो जमीन आसमान का अंतर आप पाटोगे तो मेरे हिसाब से 11% से लेके 15% ऑफ जीडीपी चाहिए। और आज पता कितना खर्च हो रहा है? 3.5% के करीब। यदि 4 गुना ज्यादा बजट देना होगा तो 4 गुना ज्यादा बजट क्या सरकार दे सकती है? गौरव जी, मैं एक सवाल जनता से भी पूछना चाहता हूं, करे? कौन रोक रहा है? हमने कोई ठेका नहीं ले रखा। हम तो जब सरकार काम नहीं कर पा रही तो वहां पर हम कम पैसे पर सरकार से, आपने 7,000 रुपये माना, 7,000 क्या आप डाटा निकाल लीजिए, 4,000 रुपये से कम फीस वाले 97% स्कूल है हिंदुस्तान में 4,000 तक, और 1,000 तक आपको मिलेंगे 60% स्कूल जो 1,000 से कम फीस, यानी 7 गुना कम पैसे पर प्राइवेट स्कूल उनसे अच्छी शिक्षा दे रहे। तभी तो जो है लोग गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जा रहे, प्राइवेट में आ रहे। अगर शिक्षा वहां बेहतर होती तो मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइवेट स्कूल, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो शिक्षा का माध्यम है वो प्राइवेट स्कूल में बेटर है, आई एम नॉट डिनाइंग दिस, बट मेरा ये कहना है कि प्राइवेट स्कूल जो है वो हाईली प्रॉफिटेबल है, वो अपना मार्जिन और अपनी चीजों में थोड़ा थोड़ा सुधार क्यों नहीं करते? और आप प्रेसिडेंट हैं तो इसलिए मेरा ये क्वेश्चन आपसे पूछना ही वाजिब है। अब आप छोटा सा एक और एग्जांपल ले लीजिए, छोटे छोटे बच्चों की इतनी हैवी बैग्स हैं, अब दो इतने हैवी बैग, आपने प्रॉफिट की बात की, ये हमेशा मार्केट सिस्टम में कंट्रोल करता है। चलिए, अगर मार्केट में एक पेरेंट के पास 15 से 20,000 की आय है, आप उससे 5,000 की फीस ले ही नहीं सकते। वो 20% से ज्यादा अपने बच्चों की एजुकेशन पे खर्च नहीं कर सकता। 2-2, 3-3 बच्चे भी है तो वो ऑटोमेटिक मार्केट में तभी हर तरह का स्कूल अवेलेबल है। तो जिन स्कूलों की आप बात कर रहे हैं 2 से 3%, उनके अभिभावकों को कोई दिक्कत नहीं है, वो कहते हैं हमें स्कूल ही ऐसे चाहिए। पहले भी दून स्कूलों में लोग जाया करते थे, बड़े बड़े बोर्डिंग स्कूल्स में जाया करते थे, वो जाना ही वहां चाहते हैं, उनको दिक्कत नहीं। दिक्कत उनकी है जिनके पास, गौरव जी, पैसा नहीं है और वो उन स्कूलों में जाना चाहते हैं। आपकी पहले जो है, बट क्यों ना हम उनको इतना परिपक्व बना दें, क्यों ना गवर्नमेंट स्कूल भी थोड़े इतने डाउन हो जाए, और सॉरी प्राइवेट स्कूल्स भी थोड़ा इतना अपना फीस स्ट्रक्चर डाउन कर लें या अपने खर्चे इतने कम कर दें कि वो जो लोग जिनके दिल में है, अब मान लो मैं हूं, है ना, मैं अगर बहुत अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा, या ऐसे मेरे जैसे लोग दुनिया में कितने लोग होंगे जो कहते होंगे यार हम चाहे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़े बट वी वांट कि हमारे जो बच्चे हैं हमसे बेटर एजुकेशन लें। गौरव जी, मैं वही जवाब दे रहा था। पहले लोग महल से झोपड़ी में जाया करते थे पढ़ने, आज झोपड़ी वाला आपने कहा कि वो एक अच्छे स्कूल में जाना चाहता है, और आप कहते हैं स्कूल कॉस्ट कम कर दे। ये मेथड कभी कामयाब नहीं होगा। जो मैं बात कह रहा हूं कि सरकार 7,000 रुपए जो खर्च कर रही है, आपके अनुसार, मैं 7 को मान के डाटा लेता हूं, नहीं आई एम नॉट श्योर, मैंने ऐसा नहीं पढ़ा है। हम आपके आंकड़े को मान लेते हैं तो हम कहते हैं कि आप जो आपके स्कूल में नहीं आता, हक तो उसका भी है, आप उसको 5,000 रुपए दे दीजिए। जब आप उसको 5,000 दोगे तो स्कूल की चॉइस उसके पास होगी कि ए स्कूल में जाना है, बी में जाना है, सी में जाना है, डी में जाना है। जब उसको चॉइस मिल जाएगी, अगर ए स्कूल अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा वो ए को छोड़ देगा, बी में चले जाएगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। आज अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन बढ़ेगी। स्कूलों को नीचे लाना जो है कि आपको स्कूल अपनी फीस कर दे कम बड़े वाले, वो कभी भी फिजिबल नहीं होगा। लोग अपना वो काम ही छोड़ देंगे, किसी और बिजनेस में चले जाएंगे, जैसे आप उसको बिजनेस कहते हैं। वो कहेंगे यार प्रॉफिट नहीं है, हमें नहीं रहना, क्योंकि वो तो प्रॉफिट की वजह से है। तो तरीका यह है कि गवर्नमेंट अपनी टेंडेंसी को बदले। गवर्नमेंट जो उनके पैसे का मिसयूज कर रही है उसका राइट उनको दे कि आप अपने पैसों को खुद खर्च करो। आपने देखा होगा मोदी जी ने आजकल 555 से ज्यादा स्कीम्स में डीबीटी की बात करते हैं। इवन उन्होंने जर्मनी पीछे जब दौरे में गए वहां भी उन्होंने डीबीटी की बात की। तो एजुकेशन में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी क्यों नहीं करते? पेरेंट को क्यों नहीं कहते कि ये मैंने आपको पैसे दिया? जैसे आरटी में कहते हैं कि बच्चों को दाखिला नहीं कर रहे अमीर स्कूल या प्राइवेट स्कूल, कोई भी स्कूल कर क्यों नहीं रहे? क्योंकि सरकार उनको पेमेंट नहीं कर रही। हरियाणा में 1,000 करोड़ से ऊपर का भुगतान अभी बाकी है, लेकिन सरकार कह देती है, एक झगड़ा करवा देती है पेरेंट्स का। अगर वो डायरेक्ट पेरेंट्स को पैसा दे दे कि फलां स्कूल में आपके पढ़ने का पैसा हमने आपको दे दिया, पैसा आपने देना है, जिसको मैं डीबीटी कह रहा हूं, तो ये झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। और हम कह रहे 25 क्यों, 100 को उनका अधिकार क्यों नहीं दिया जाता? दूसरा आपने कहा कि बस्ते का बोझ,
मैं अक्सर कहता हूँ बस्ते का बोझ कम नहीं करना, दिमाग का बोझ कम कर। नहीं, बट इतनी सारी बुक्स, इतना हैवी, छोटे छोटे बच्चों को मैं देखता हूँ सांस आ नहीं रही, बुक्स लेके या बैग इतना हैवी लेकर जा रहे हैं, इतनी पढ़ाई, मतलब आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा बोझ पड़ रहा है बच्चों को? इसके देखो आजकल की इसके बहुत सारे रास्ते हैं कि स्कूल्स के अंदर लॉकर रख के बुक्स वहां रखी जा सकती हैं, टाइम टेबल ऐसा सेट किया जा सकता है कि आज ये बुक लानी है, आज नहीं लानी, कल ये लानी है, तो वो स्कूल करते हैं। लेकिन होता क्या है, इसमें पेरेंट का रोल होता है कि उसके बस्ते में वो चेक करें कि टाइम टेबल में कौन सी बुक डालनी। मैं तीसरी बात भी एक मैंने जो आपको कही कि बस्ते के बोझ से डर नहीं लगता, डर दिमाग के बोझ से लगता है। ये अभिभावकों को समझना होगा। आज बच्चा 2 जगह पढ़ाई कर रहा है, बस्ते का कंधे पे हमने भी बोझ उठाया, आपने भी उठाया, बहुत सारे लोगों ने उठाया, कंधे मजबूत हुए उससे। कल को इन्हीं बच्चों ने फौज में फौजी बनना है और 10-10, 20-20 किलो की गन उठानी है, कंधे मजबूत चाहिए। लेकिन जो बोझ दिमाग पे पड़ रहा है, दिमाग पे कैसे पड़ रहा है, वो स्कूल में भी पढ़ रहा है और कोचिंग में भी पढ़ रहा है। तो वो तो स्कूल ऐसी एजुकेशन दे कि उनको ट्यूशन जाना ही ना पड़े। वो इसलिए जाना पड़ता है। स्कूल किस लिए फिर है? कोचिंग क्यों जाना पड़ता है, मैं वो भी आपको बता रहा हूँ। अभी हमने विनीत जोशी जी जो इसके कोचिंग के अगेंस्ट एक हमने कमेटी बनवाई, बहुत स्ट्रगल किया, निशा ने उस पर गाइडलाइन बनवाई, तो वहां पर चर्चा हुई कि बच्चा कोचिंग में जाता क्यों है। तो उसके क्या कारण है कि जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है, जो एग्जाम हमारा 10th या 12th का है, वो अलाइंड नहीं है, उसके साथ मिला हुआ नहीं है, समानता नहीं है जो कोचिंग में जाके पढ़ते हैं, जिससे एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक करते हैं। नहीं वो डिफरेंट है। चलो वो तो बड़ी क्लासेस की बात है, लेकिन हम अंडर 8 नहीं, 6th ऑनवर्ड कोचिंग में लोग जाने लग गए। नहीं, 6th ऑनवर्ड जाने तो लग गए, लेकिन मैं फिर भी अमूमन छोटे शहरों में ये है कि 8वीं तक के बच्चे या 10वीं तक के बच्चे आम स्कूलों में ही पहले पढ़ते हैं, फिर उन्हीं स्कूलों के टीचर से पढ़ रहे हैं। ये वाली समस्या को बहुत जल्द जो है लोगों को एड्रेस करना चाहिए। कोचिंग गांव-गांव घुसने लग गई है, बिल्कुल लग गई है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आप ये देखिए आपका जो सुबह टीचर आ रहा है स्कूल में पढ़ाने, शाम को वही बच्चों की कोचिंग ले रहा है, वही बच्चों को ट्यूशन दे रहा है, ऐसा क्यों? इस पे भी तो लगाम लगनी चाहिए ना। देखो प्राइवेट स्कूल क्या कर रहा है, सुबह यानी कि वो स्कूल में अच्छे से पढ़ा नहीं रहा, जो शाम को वही टीचर बच्चों को ट्यूशन दे रहा है। देखो इसमें क्या है कि पेरेंट हर चीज से बच नहीं सकता। पेरेंट आज वर्किंग हो गया, पढ़ा लिखा है, दोनों माता पिता दोनों पढ़े लिखे हैं। लोग कहते हैं कि बच्चा बस में क्यों जा रहा है, बस भी एक साधन है। पेरेंट चाहे तो खुद आके स्कूटर पे छोड़ दे, लेकिन पेरेंट कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, वो मैं मान सकता हूं। जब वो सुविधा चाहता है तो सुविधा की कॉस्ट तो देनी पड़ेगी ना। बट आपको नहीं लगता सुविधा की कॉस्ट थोड़ी ज्यादा ली जाती है? 25-30 लाख की एक बस लोगे, और जींद जैसे शहर में बस सिर्फ 10 साल के लिए, यानी 2.5 लाख रुपए साल का। चलो जींद की बात छोड़ दें, अपन एनसीआर की बात छोड़ दें, एनसीआर में एनसीआर की बात छोड़ दें, हरियाणा और बहुत बड़ा है, नहीं आपका बाकी शहरों की बात भी नहीं कर रहे। 12-13 जिले एनसीआर में, उसके बाद एक ड्राइवर, चलो वो 12-13 जिलों के अलावा भी तो और जिले हैं हरियाणा में, अंबाला है आपका, मैं कहता हूँ चलो 15 साल ले लेते हैं कि 25 साल की, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, वहां भी फीसेस बहुत है। 25 लाख की बस ली, 15 साल की लाइफ मान लेते हैं। उसके बाद उसके मेंटेनेंस चार्जेस भी हैं, सर्विस चार्जेस भी हैं, ड्राइवर रखते हो, कंडक्टर चलो मान लेते हैं, जो फीमेल अटेंडेंट है वो आके स्कूल में आया का काम कर लेते हैं, आया काम करते हैं। दोनों को 20 से 25 हजार दोनों को देने, तेल के पैसे देने, तो ये 25-50 हजार रुपये महीने का रेगुलर खर्चा हो गया। उसके बाद जो 25 लाख रुपए आपने लोन लिया हुआ, उसकी इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, फिर उसके इंश्योरेंस के खर्चे, फिर उसके मेंटेनेंस के खर्चे, फिर उसके जब टायर घिस जाते हैं टायर चेंज करने के खर्चे। तो बसेस कहीं पर भी प्रॉफिट का सौदा नहीं है सर, और ये एक सुविधा है पेरेंट के लिए। मैं ये कह रहा हूँ पेरेंट को अगर लगता है, ओवरऑल चीजें देखी जाती है ना कि स्कूल अगर 10 करोड़ रुपए सालाना कमा रहा है, तो उसमें अगर वो तो एक फैसिलिटी है बस के लिए, बसेस में अगर उसने 1 करोड़ रुपया लग भी गया तो 9 करोड़ तो फिर भी वो प्रॉफिटेबल ही है। एक बात कहता हूँ कि पेरेंट को लगता है बस से स्कूल प्रॉफिट कर रहा है, तो ये तो पेरेंट के हाथ में है ना। किताब तो आप कह रहे हो स्कूल ने लगा दी, ठीक है, चलो ये मैं आपको एक वाजिब है कि अपने बच्चे को छोड़ जाए। हाँ नहीं ये तो वाजिब है, स्कूल का एक धंधा तो बंद कर दे ना। मैं इससे सहमत हूँ, अगर वो स्कूल का धंधा बंद कर दे, आई एम एग्री। सबसे पहला आदमी मैं होऊंगा जिसको खुशी होगी कि पेरेंट आगे आए और कहे भी स्कूल बसेस से प्रॉफिट कमाते हैं, आज से हम अपने स्कूटर पे छोड़ने जाएंगे। ले जिम्मेदारी ना, हर चीज में दोषारोपण करना ठीक नहीं। मैं दोषारोपण नहीं कर रहा, लेकिन मेरा एक ये भी चीज है मेरे जहन में कि स्कूल जो है ना वो इनोवेटिव होने चाहिए, मतलब इनोवेशंस भी होनी चाहिए। अब एक छोटा सा हम एग्जांपल ले लेते हैं, क्या
स्कूल एक इतना सा काम नहीं कर सकता कि बच्चों से वो पेड़ ही लगवा ले? इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है, इतना AQI खराब हो रहा है, क्या स्कूल एक ये काम नहीं कर सकता कि हर साल हर बच्चे ने एक एक पेड़ लगाना है, उसके हम मार्क्स देंगे? बाकी चीजों में भी तो हम मार्क्स दे रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में एक पेड़ का भी लगा दो भी, इस पेड़ को तूने संभालना है और हर साल इसका तेरे को दो चीजें कही कि स्कूल के बच्चे पेड़ लगाएं, ये एक्टिविटी स्कूल करता है, लगातार करता है। सर थोड़ी बहुत करता है, वो एक डे के लिए लगा दी, उसके बाद कोई नहीं पूछता। गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये एक्टिविटी की जाती है, इसमें काफी जागरूकता है और काफी इस पे एक पेड़ माँ के नाम बहुत सारी योजनाएं हैं, उसमें काम कर रहे हैं। जबकि प्लेस ढूंढना एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है कि हम कहें कि वो बच्चे जाकर उसको देखेंगे, अगर उसने 1 किलोमीटर दूर जाके पेड़ लगा दिया उसको देखेगा कैसे? नहीं, आप एक चीज बना सकते हो ना सर, कि बच्चे ने एक पेड़ लगाया, अब वो उस बच्चे की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स देखें, वो बच्चा देखे, उस पेड़ को हर साल हमें उसको बढ़ते हुए देखना है, उसको अच्छी। मैं कह रहा हूँ पेरेंट्स सबसे पहले एक जिम्मेदारी ले, तो ये तो आपको करना चाहिए ना, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने की जिम्मेदारी ले ले। चलो वो पता है। नंबर 2, उनकी पेरेंटिंग में जो मैंने कहा, उनके फूड पेरेंटिंग, पेरेंट्स भी इस समय बहुत बिजी है, उस पर भी इल्जाम लगाना सही नहीं है, वो भी वर्किंग है, they are also working, they are also struggling for their kids है ना। दूसरी आपने एक और बात कही पेड़ के साथ, इनोवेटिव, कि स्कूल इनोवेटिव होने चाहिए। ये तो एक पर्यावरण के प्रति काम हो गया। आजकल नई नई इनोवेशन है, रोबोटिक आ रही है, AI आ रही है, AR आ रहा है, कि बहुत सारे ऑगमेंटेड रियलिटीज, इतनी चीजें आ रही हैं कि स्कूल में पहले 2 ही लैब हुआ करती थी, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, आज 8 लैब्स हैं। और वो स्कूलों में अगर सब में नहीं होगी तो दूसरे बच्चे पिछड़ेंगे। और वो लैब, स्किल्स की लैब आ रही है, पहले स्किल्स की बात नहीं होती थी, एंटरप्रेन्योरशिप की बात नहीं होती थी, हैप्पीनेस की बात नहीं, लैंग्वेजेस भी आ रही हैं, फ्रेंच हो गया पहले ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद स्पोर्ट्स, और उसके बाद एक कंप्यूटर आया। अब इस समय तो इतनी चीजें आ गई, इसीलिए शिक्षा कॉस्टली भी हो रही है, और बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये सारी चीजों का समावेश होना जरूरी भी है, जिसपे कॉस्ट भी लगती है। शर्मा जी, मैं अगेंस्ट नहीं हूं, आई नो स्कूल आर डूइंग गुड, वो अच्छा कर रहे हैं, बट आई वांट दे कैन डू बेटर। तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, मेरा ये मानना है कि बच्चे अगर एजुकेशन एक हमारी मतलब एक जड़ है ना, उसको हम अच्छे से सींचेंगे तो बच्चे अच्छे पेड़ के रूप में उभरेंगे। तो मेरा बस यही मानना है आपका बिल्कुल, कुछ चीजों को सारी कर लीजिए, कुछ नहीं, सारी चीजें होनी जरूरी है। बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट, उसको स्पोर्ट्स की भी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, उसको जो है जो नई नई इनोवेशंस आ रही हैं उस पर भी उसको इन्वॉल्व करना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, उसको नौकरी मांगने वाला, आजकल कहते हैं नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना पड़ेगा, तभी ये भारत जो है विश्व गुरु, या जो 2047 में बात हो रही है, उसके लिए एकमात्र ही रास्ता है। सारे अभिभावकों को मैं आपके थ्रू ये संदेश देना चाहता हूँ, वो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, के बच्चों को सरकार 5 से 6 हजार रुपये महीना दे। देखिए, वो बुढ़ापा पेंशन दे रही है, वो विधवा पेंशन दे रही है, कभी कह रहे कि मैं और दूसरे उस पर नहीं जाता क्योंकि राजनीतिक बात हो जाएगी। बच्चों को क्यों नहीं दे रही? मेरा तो एक सवाल है, जिस रास्ते से देश ने विश्व गुरु बनना है, बच्चे का पूरा सर्वांगीण विकास हो, अगर बच्चे की सरकार मदद करेगी तो क्या उसकी माता खुश नहीं होगी? उसके पिता खुश नहीं होंगे? उसके दादा दादी खुश नहीं होंगे? सिर्फ दे क्यों नहीं रही है गौरव जी? क्योंकि बच्चों की वोट नहीं है। आज पूरा देश राजनीति से ग्रस्त हो चुका है। मैं कई बार कहता हूं, काश इन बच्चों की वोट का सिस्टम नहीं होगा। अगर वो देंगे तो उनके पेरेंट्स वही वोट डालेंगे ना। 18 साल की आज हमने, तभी तो वो पेरेंट्स को दे रही है, और पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा। अगर वो उनको देंगे तो वो सरकार को भी पता होगा कि ये हमारे लिए सिक्योरिटी को एक बात समझनी चाहिए कि आपका अमूल्य धन जो है वो बच्चे हैं। सरकार से अपने बच्चों की शिक्षा का हक मांगिए आप। अगर आपने 5,000 रुपए महीना बच्चों के लिए मांग लिया तो वो अपने आप भी बदल जाएंगे, आपकी जेब पे बोझ भी घट जाएगा, और आपका परिवार, देश, प्रदेश पूरा बदल जाएगा। अगर क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है तो हक मांगिए बच्चों के लिए, शिक्षा के नाम पे जो उनका हक है। 5,000 रुपए महीना सरकार से अगर आप मांग ले, आपको कुछ और मांगने की जरूरत नहीं है। हर घर बदल जाएगा, पूरा देश बदल जाएगा, 2047 का भारत जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं वो अपने आप बन जाए। चलिए, अब जाते जाते बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हमारी आपसे बड़ी अच्छी आज वार्तालाप हुई, बड़ी अच्छी बातें भी हुई, और बहुत सारी चीजों पे आपने हमें ज्ञान भी दिया, बहुत सारी चीजें आपने अच्छी भी बताई। बट जो 2 चीजें थी जिनके बारे में मैं मुझे ऐसा लगता था, एक कैंटीन्स
एक मोबाइल, इसके बारे में आपकी जाते जाते क्या राय है? ये मैं अगली बार जब आपके साथ बैठूं, क्या इससे छुटकारा मिल पाएगा बच्चों को? यानी कि पैकेटेबल चीजें या कि जो भी पैकेट में भरी हुई चीजें हैं, बच्चे खाना कम कर सकते हैं, मोबाइल जो है वो कम यूज कर सकते हैं। इन दोनों के बारे में बस जाते जाते आप मुझे बता दीजिए, इसके बारे में आपकी क्या राय है और आप स्कूलों को इसके बारे में क्या निर्देश देने वाले हैं? बस देखिए, फूड्स के ऊपर मेरी सरकार से भी बात हुई थी और मेरी स्कूल्स को भी ये राय है, कोई भी अनहाइजेनिक चीज़ जो है वो बच्चों को ना दी जाए, न्यूट्रिशियस चीज़ें दी जाए जिससे उनकी हेल्थ जो है ग्रो करे, उनके हेल्थ में कहीं भी व्यवधान ना आए। ये स्कूलों को विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। पेरेंट्स को भी इस पे निगरानी रखनी चाहिए कि कोई स्कूल आपके बच्चे की सेहत से खिलवाड़ ना कर रहा हो, ये आपको भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, मोबाइल की बात है तो स्कूल इस पे बहुत ज़्यादा अवेयर्ड हैं और बार बार इसकी जो है जागरूकता भी कर रहे हैं, लेकिन और जागरूकता की ज़रूरत है कि कैसे बच्चों के मोबाइल के मिसयूज से बचाया जा सके। तो स्कूल्स को हम भी एक गाइडलाइन अपनी तरफ से भी देंगे। हाँ, ये जरूरी है। हमने पहले भी दिया, दोबारा देंगे कि कैसे स्कूल्स की बुराई से जो है, इसकी मोबाइल की बुराई से बचा जा सकता है और मोबाइल के अच्छे यूज से बच्चों को प्रेरित किया जा सकता है ताकि वो अच्छे नागरिक बन सके। इस पे भी हम गौरव जी प्रयास करें। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कुलभूषण शर्मा जी, जिन्होंने आज हमें स्कूल के बारे में बहुत सारी बातें बताई, प्राइवेट स्कूल में क्या क्या चीजें आने वाली हैं, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। लेकिन एक चीज मैं भी कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा पेरेंटिंग पे आप लोग भी ध्यान दीजिए। पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है कि अपने बच्चों का सुधार वो खुद कर सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।